मित्रों नमस्कार, मैं आशीष तिवारी आप लोगों के समक्ष आज उरांव जनजाति के विषय में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा है आप लोग पसंद करेंगे। मित्रों, उरांव जनजाति एक शिक्षित जनजाति है और उरांव जनजाति कृषि प्रधान जनजाति है। आज देश के उच्च मित्रों, मेरे चैनल का नाम नॉलेज अबाउट लाइफ है। इसमें ये लाल कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब का बटन, तो आप लोगों को बस ये सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है और इसके साथ में ही ये घंटा भी आप लोगों को प्रेस कर लेना है। ऐसा करने से होगा ये कि मैं जब जब नई वीडियो डालूँगा तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन तत्काल मिलता जाएगा। इससे उच्च पद पर उरांव जनजाति के लोग हैं, चाहे बात नेता की करें, राजनेता की करें, आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें, तो ये सर्वोच्च शिखर पे आज उरांव जनजाति हैं। तो मित्रों, इनके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उरांव जनजाति की उत्पत्ति कहाँ हुई, इनकी परंपराएं क्या है, रीति रिवाज क्या है, इत्यादि इत्यादि के विषय में। तो किंवदंती है मित्रों, ऐसा उरांव जनजाति के लोगों का मानना है कि उनकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के कारण वे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए और रोहतासगढ़ के आसपास में बस गए। रोहतासगढ़ मतलब कि सोन नदी और कोयल नदी के का क्षेत्र, ये झारखंड में पड़ता है मित्रों, बिहार में और झारखंड में। रोहतासगढ़ का किला जो है वो बिहार में पड़ता है और कोयल नदी जाकर के सोन नदी में मिलती है। तो ये इस तरफ इनका बसाहट हुआ है ना, मतलब कि आज झारखंड में इनका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, ये कई राज्यों में ये फैले हुए हैं। ये कृषि, इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है मित्रों। तो ये इनको कृषि करना बहुत अच्छे से आता है और ये धनाढ्य हैं और आज शिक्षा में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। इसके कारण आज उरांव जनजाति जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त जनजाति के रूप में हम उसको चिन्हित कर सकते हैं। तो मित्रों, इनकी उत्पत्ति के विषय में मान्यता है कि ये उरांव जनजाति के लोग रावण के वंशज हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये रावण के वंशज हैं और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वानर के वंशज हैं। मित्रों, जो बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं, उनको वानर कहा जाता है। तो अभी नए अब ऐसा माना गया है कि वानर जो है एक जाति का नाम है मित्रों। जरूरी नहीं है कि वानर जो है वो उसमें पूंछ हो। तो बजरंगबली का ऐसा मानना भी है कुछ लोगों का कि बजरंगबली का पूंछ नहीं है, एक्चुअल में वो वानर जाति के थे और वानर मतलब कि वन में रहने वाली जाति है ना। तो कुछ लोगों का मानना है कि उरांव जनजाति जो है वो वानर जाति के वंशज हैं और कुछ लोगों की मान्यता है कि उरांव जनजाति की उत्पत्ति ऋषि मुनि के माध्यम से हुई है। बहरहाल जो भी हो, आज उरांव जनजाति का संकेंद्रण रोहतासगढ़ के पास है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है और इनकी अच्छी खासी जनसंख्या है मित्रों। उरांव जनजाति का जो है प्रमुख पर्व कर्मा पर्व है। इसके पीछे मान्यता है, इसके पीछे क्या ये मान्यता ये है मित्रों कि असल में रोहतासगढ़ में उरांव जनजाति के लोगों का शासन था। तो रोहतासगढ़ के ही दो धनिक व्यापारी थे, कर्मा और धर्मा। तो कर्मा और धर्मा व्यापार के लिए दूर देश जाते थे, ठीक है। जब वो व्यापार के लिए बाहर गए रोहतासगढ़ से और दिल्ली के आसपास में गए होंगे, तो उनको पता चला कि मुगल सेना रोहतासगढ़ पर आक्रमण करने वाली है। तो ये दौड़ करके मतलब अपना व्यापार छोड़ करके रोहतासगढ़ वापस आ जाते हैं और अपने राजा को बताते हैं कि मुगल सेना रोहतासगढ़ पर आक्रमण करने वाली है। अब चूँकि मुगल सेना की संख्या अधिक है, रोहतासगढ़ के पास उतने पर्याप्त मात्रा में सैनिक नहीं है, तो उस समय के तत्कालीन राजा ने क्या किया कि अपनी रानियों को और अपने युवराज ननका राय को रानियों के साथ जो है भेज दिया सोन नदी के तह पे,
ठीक है, मतलब सोन नदी के आसपास कहीं कुछ गुफा होगा, तो उस गुफा में उनको भेज दिया। सारे धन दौलत और हीरे जवाहरात को लेकर के उनको छुपा दिया, ताकि अगर मुग़ल सैनिक से हमला करते हैं तो उनका वंश भावी राजकुमार जीवित रहें। तो क्या होता है कि रानी और राजकुमार ननका राय ये जाते हैं और सोन नदी के पास जो गुफा था उसमें छुपते हैं। लेकिन छुपने से पहले क्या करते हैं, वहाँ देखते हैं वो लोग कि करम का एक वृक्ष है, तो वो करम के वृक्ष का 3 बार परिक्रमा करते हैं और 3 बार परिक्रमा करके उस गुफा में चले जाते हैं। ठीक है, उस गुफा में जब चले जाते हैं अंदर, तो प्रकाश तो अंदर जा ही नहीं सकता था। ठीक है मित्रों, इसके बाद तो क्या करते हैं, वो 7 दिन और 7 रातें उसी गुफा में रहते हैं। और उस गुफा में चूँकि वो लोग हीरे और जवाहरात लेकर के गए रहते हैं, तो वो उस हीरे और जवाहरात के प्रकाश से वो लोग 7 दिन और 7 रात गुफा के अंदर ही रहे और उनको कोई परेशानी नहीं हुआ। जब 8वें दिन वो लोग बाहर निकलते हैं, तब तक मुग़ल सेना वापस जा चुकी रहती है। और वो जब बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि असल में उनके जान की रक्षा करम वृक्ष ही किया है, क्योंकि अगर करम वृक्ष वहाँ पे नहीं होता तो मुग़ल सैनिक निश्चित रूप से उनको खोज लेते, और जब उनको खोज लेते तो फिर वो मुग़ल सैनिक उनको जीवित नहीं छोड़ते। तो बहरहाल 8 दिन के बाद वो लोग निकलते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं करम वृक्ष का, वापस आकर के रोहतासगढ़ में अपने शासन को फिर से स्थापित करते हैं। और इस करम वृक्ष के आभार को व्यक्त करने के लिए, करम वृक्ष को आभार देने के लिए उसी दिन से उरांव जनजाति के लोग कर्मा पर्व मनाते हैं। कर्मा पर्व असल में प्रकृति का ही पूजा है ना। वो उस दिन उरांव जनजाति के लोग करम वृक्ष के झाड़ियों को लाते हैं और उसका पूजा करते हैं, और वो करम वृक्ष की झाड़ियों के नीचे दीपक जलाते हैं और उस दीपक की कल्पना हीरे जवाहरात से करते हैं कि जिस प्रकार से गुफा के अंदर हीरा चमक रहा था, उसी प्रकार से करम वृक्ष के अंदर दिया चमक रहा है। तो इनका रीति रिवाज काफ़ी समृद्ध है मित्रों। इनके देवता का नाम है धर्मेश। धर्मेश असल में सत्य और प्रकाश के देवता हैं। सत्य हम इनकी तुलना सूर्य से कर सकते हैं, भगवान सूर्य से कर सकते हैं। मित्रों, ये बहुत ही सरल और सीधे हैं और मेहनती हैं। ये जब रोहतासगढ़ में आकर के बसे तो ये अपने गांव के आसपास कुछ अन्य जनजातियों को भी विशेष बसाते हैं। बैगा जनजाति को बसाते हैं, बिरहोर को बसाते हैं। का आशय ये है कि ये जो जनजाति हैं इनको कृषि कार्य के लिए लोहे की आवश्यकता है, तो ऐसे जनजाति को अपने गांव में बसाते हैं जो कि लोहे के औजार बना सकें, कृषि उपकरण बना सकें। तो इस प्रकार से मित्रों, उरांव जनजाति की अपनी एक अलग भाषा है जिसको हम कुरुख भाषा कहते हैं, और ये द्रविड़ भाषा शैली में है। मित्रों, उरांव जनजाति एक काफ़ी समृद्ध जनजाति है। इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगती है कि इस जनजाति में स्त्रियों को बराबर, पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता प्राप्त है। स्त्री स्वयं तय करती है कि वो किससे शादी करेगी। स्त्री स्वयं तय करती है कि वो जीविकोपार्जन के लिए क्या करेगी। क्या वो उसे नौकरी करना चाहिए, क्या उसे नौकरी करने के लिए बाहर जाना चाहिए, क्या उसे व्यापार करना चाहिए या क्या करना चाहिए, स्त्री स्वयं तय करेगी। समाज उसे कभी भी रोकता नहीं है, समाज उसे कभी टोकता नहीं है, बल्कि समाज उसका हमेशा साथ देता है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि इस समाज में, मतलब कि उरांव जनजाति में स्त्री मतलब जो माँ बाप हैं वो पुत्र वधू के लिए जाते हैं। मतलब कि अगर किसी का लड़का है तो वो अपने लिए पुत्र वधू को मांगेगा, है ना। मतलब लड़की का बाप नहीं जाएगा लड़का खोजने के लिए, बल्कि लड़का का बाप लड़की खोजने के लिए आता है। तो ये एक ऐसी प्रथा है मित्रों जिससे होता ये है कि दहेज होने का संभावना नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो महिलाओं को काफ़ी हद तक स्वतंत्रता मिली हुई है इस जनजाति में।
इस जनजाति में मित्रों युवा गृह का नाम वो है क्या, युवा गृह का नाम है धुमकुरिया। इस उरांव जनजाति में के युवा गृह का नाम धुमकुरिया है। धुमकुरिया एक ऐसा घर है जिसमें स्त्री के लिए अलग होगा और पुरुष के लिए अलग होगा, और पुरुष का जो लीडर होगा धुमकुरिया में उसको धांगर कहते हैं, और महिलाओं का जो धुमकुरिया है उसमें स्त्रियों की जो लीडर होगी उसको धंगरिन कह देंगे। तो ये एक ऐसी संस्था है युवा गृह जिसमें जो उरांव जनजाति के नवयुवक हैं उनको वो रहते हैं साथ में, और इससे उन लोगों में सांस्कृतिक एकता आती है, समझ विकसित होती है, और ये अपने समाज के लिए एकजुट होकर के काम करते हैं। तो ये उरांव जनजाति मित्रों एक अब ये इनकी परंपराएं रीति रिवाज धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं या विलुप्त हो रही हैं, कारण कि आधुनिकीकरण का आंधी इतना तेज है कि इस आंधी में जितने भी जनजाति हैं वो व्यापार के लिए या नौकरी के लिए बाहर चले जा रहे हैं और अपने रीति रिवाज से पिछड़ रहे हैं। परंतु फिर भी जो एकदम शुद्ध क्षेत्र है जहाँ आधुनिकीकरण का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है, वहाँ ये उरांव जनजाति आज भी प्राकृतिक रूप से परंपरागत रूप से कृषि कर रहे हैं और बहुत उन्नत कृषि कर रहे हैं। मित्रों, उरांव जनजाति में एक समस्या ये भी देखी गई है कि उरांव जनजाति क्रिश्चियन मिशनरियों के संपर्क में या प्रभावित होकर के ईसाई धर्म बहुतों ने अपना लिया है, और जब वो ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो वो अपने परंपरागत रीति रिवाज से बिल्कुल हट जाते हैं पीछे। ठीक है, तो लेकिन जो भी परंपरागत रूप से उरांव हैं वो सशक्त हैं मित्रों। तो देखिए अब लाइट भी गोल हो गया, तो इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मित्रों। नमस्ते।